आप क्लास 10th में हो और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाउट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 99% बच्चों को ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, ये सब टर्म्स ना पल्ले ही नहीं पड़ते हैं और उसके बाद फिर वो मुंह बना करके बैठे रहते हैं। लेकिन आपको मुंह बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, आप खुश हो जाइए क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से अपने एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना आप पूरा लिख करके आएंगे। एनसीईआरटी बुक में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कॉन्सेप्ट दी हुई है ना बच्चों, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दी हुई है जो आपको एकदम पल्ले ही नहीं पड़ रही होगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर उस एनसीईआरटी बुक का ही जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगी। पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एकदम अच्छे से भेजे में समझ में आ जाएगी। ओके, देखिए सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इट इज द मेजर ऑफ विच मीडियम इज हाउ मच डेंस। कौन सा मीडियम, ठीक है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, ठीक है, डायमंड है, तो ये सब मीडियम्स है। तो कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंस है ये उसका मेजरमेंट है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, ये डेफिनेशन आपको लिख करके नहीं आना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको ये चीज पकड़ में आ जाए कि आखिर एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला किसे जाता है। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है और पता नहीं रहता है कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है एक्चुअल में। ओके, वो वही चीज हो जाती है कि पूरी रामायण कथा खत्म हो गई है और फिर बाद में पूछ रहे कि सीता कौन है। तो यहाँ पर बच्चों आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज अ मेजर ऑफ विच मीडियम इज हाउ मच डेंस। कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंस है वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये गलत नहीं है, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। ओके, अब देखिए बच्चों, एग्जाम में अगर आती है तो आपको लिखना क्या है, क्रॉस में हटा देता हूं वरना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा जो बीच से वीडियो को देखेंगे। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला किसे जाता है, ठीक है, ये चीज आप समझिए। इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सबसे पहले ये जानिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू या फिर एन से डिनोट किया जाता है। हम लोग यहाँ पर एन ले लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एन ही दिया हुआ है। आप इसे इस तरीके से म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, तो वो जरूरत अभी नहीं है। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी में एन दिया हुआ है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, इन दैट मीडियम, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बच्चों, ये रेशियो है, रेशियो, ठीक है, ये डिवाइड आ जाती है जहां पर, वहां पर हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो ये जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम की, ठीक है। इतना ही नहीं है बच्चों, इसमें और भी चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, वरना एग्जाम में आ गई तो फिर आप फिर फंस जाओगे। ओके, तो अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर एक टर्म आ जाती है ऑप्टिकल डेंसिटी। अब इस ऑप्टिकल डेंसिटी ने आधे से बच्चों का दिमाग खराब करके रखा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। बहुत इजीली समझा रहा हूं। मान लीजिए कि ये आपकी एयर है, ये आपकी एयर है, ठीक है, और ये आपकी ग्लास है, ठीक है। चलिए ये मान लीजिए कि ये आपकी ग्लास स्लैब है। ओके, अब ये चीज आपको पता है बच्चों कि एयर में मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है, दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये आपकी ग्लास में जो हो गई, ये इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास रहते हैं, ये इस तरीके से पैक्ड रहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर लाइट जैसे अगर आएगी बच्चों, इस तरीके से लाइट आएगी तो क्या होगी कि लाइट की जो स्पीड है यहाँ पर बहुत फास्ट रहेगी, एकदम साइंस से लाइट जो है एकदम पार हो जाएगा, जन, ओके, एकदम फ्लैश करते लाइट जो फास्ट एकदम पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाइट जब आएगी तो क्या होगा, लाइट को जाने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक में है, ये लाइट को जाने में प्रॉब्लम होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट जो यहाँ पर कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड जो कम हो जाएगी क्योंकि लाइट को तकलीफ हो रही है जाने में, ठीक है। तो बिल्कुल इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक खाली मैदान दिया गया और आपको बोला गया कि ये दौड़ लगाओ वहां पर, तो क्या करेंगे, फटाफट 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 खाली मैदान में आप दौड़ लेंगे बहुत ही तेजी से। तो वहां पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड जो है वो बिल्कुल तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन अब बोला गया कि उसी फील्ड में लोगों को भर दिया जाता है, वहां पर मेला लग गया और उस फील्ड में मेला लगा हुआ है, तो आपको उसमें दौड़ना है। अब मेले में आप कैसे दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे ऐसे, क्या होगा, धीरे धीरे से दौड़ने की कोशिश करेंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज लाइट के साथ भी होती है ना, वो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी लाइट की भी है। लाइट जो है ये इस तरीके से अगर उसको रेयरर मीडियम मिलता है तो वो क्या होता है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। अरे मौका मिला, अच्छा मौका है, निकल पड़ते हैं तेजी से।
और जहां पर वो देखता है कि अरे नहीं बहुत ही अब डेंस माहौल हो गया है, बहुत ही क्राउडेड हो गया है, तब फिर कैसे जाऊंगा, स्पीड बेचारा कम कर लेता है। अच्छा। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है ना बच्चों कि ये ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण होता है। जितनी ज्यादा मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंस रहेगी उतनी ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो बढ़ जाएगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है बच्चों, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिकल मतलब रिलेटेड टू लाइट। जब दो मीडियम को लाइट के टर्म्स में कंपेयर किया जाता है ना, तब फिर ऑप्टिकल डेंसिटी काम आती है। देखिए यहाँ पर समझिए, ये देखिए जब हम लोग दो मीडियम को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ये बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो वो ज्यादा रहेगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो वो कम रहेगी। ओके, कोई भी हम लोग दो मीडियम्स को अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें हो सकती है। अगर हम लोग सेम ले लेंगे, अगर वाटर और ग्लास को भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगी, वाटर जो है वो आपकी हो जाएगी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और जो ग्लास है वो आपकी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लेकिन अगर एयर और वाटर को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगी और वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगी। तो कंपैरिजन में देखा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप सिंगल इसे देखें, कंपैरेटिवली उसे देखा जाता है कि हाँ कौन किसके टर्म्स में रेयरर है या फिर डेंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ कि इसमें लाइट की स्पीड जो है ये फास्ट रहेगी, इसमें लाइट की स्पीड जो है वो स्लो रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो बच्चों आपने देखा कि n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसे मैं आपको भी प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों, स्नेल्स लॉ से हम लोगों को पता है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल नहीं, ओके, जो घर में आ जाता है बारिश के दिनों में वो वाला स्नेल नहीं, स्नेल साइंटिस्ट का नाम है बच्चों। ठीक है, इसका मजाक मत उड़ाइए। ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो है इससे क्या हम लोगों को पता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है, वो एन है। ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट। ठीक है, जिन्होंने भी स्नेल्स लॉ को नहीं पढ़ा है वो जाकर के पढ़ करके आइएगा अच्छे से। स्नेल्स लॉ पर पूरी चैप्टर मैंने बना करके ऑलरेडी रखी है, वीडियो है, आप जाकर के देख लीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, वरना आप चैनल पर भी सर्च करके हमारे देख सकते हैं। स्नेल्स लॉ को बहुत इजीली समझाया गया। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, मैं यहाँ पर डेफिनेशन रब कर रहा हूँ ताकि बोर्ड पर स्पेस हो जाए। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं, लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 1 इज जनरली एयर। ठीक है, एयर जो है वो फर्स्ट मीडियम है। ठीक है, तो हम लोग v1 और v2 मान लेते हैं। v1 जो है वो लाइट की स्पीड है मीडियम 1 में और v2 जो है वो लाइट की स्पीड है मीडियम 2 में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ जो यहाँ पर आपको काम आएगी। n जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट मान लीजिए हम लोग v है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वो कैसे होती है वो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन देखिए अभी आपको एक्चुअल में समझ में आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि लाइट जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या होता है, वो फास्ट जाती है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, अब जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम रहेगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी कम रहेगी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो ज्यादा रहेगी। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मेजरमेंट है कि कितना ज्यादा कौन सा जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंस है। जितना ज्यादा डेंस रहेगा उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है दोनों। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ये आपने यहाँ पर एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखिए इसे यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए बच्चों, दो मीडियम है, एक है आपका बहती हवा सा था वो एयर और ये हो गई आपकी ग्लास।
ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ये ग्लास स्लैब वाला। यहाँ पर जैसे ये इंसिडेंट रे आती है तो इसे जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये बेंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ ये नॉर्मल हो गई, ये बेंड हो जाती है। ओके, ये तो आपने कई बार पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो बेंड क्यों होती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो दोनों मीडियम में अलग अलग होती है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो ज्यादा रहती है। लाइट जो है एकदम फटाफट फटाफट कूद कर भागता है, बिल्कुल मेढक की तरह कूद के भागता है। ओके, लेकिन ग्लास में वो एकदम स्नेल की तरह भागता है, धीरे धीरे। ठीक है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, अब उतना भी धीरे नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ही फास्ट रहती है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है तो इसीलिए वो बेंड हो जाती है। तो ये हो गई आपकी मीडियम 1, इसे हम लोग मान लेते हैं M1, और ये हो गया आपकी मीडियम 2, इसे हम लोग मान लेते हैं M2। अब देखिए बच्चों लिखा कैसे जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ N पता है आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा? N21। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कंपेयर करके निकाला जाता है, एक की तुलना में दूसरा को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ऐसे लिखा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, उल्टा हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ पर देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने देखा यहाँ पर ये उल्टा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहाँ पर N21 है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो इसे हम लोग V1 मान लेते हैं, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है V1 विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब सिमिलरली अगर आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 2 के रेफरेंस से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। बिल्कुल उल्टा रहता है, जैसे चमगादड़ है ना वो उल्टा लटका हुआ रहता है ना पेड़ पर, तो उसी तरीके से ये उल्टा रहता है हमेशा। ठीक है, ये N12 लेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर N21 लेंगे तो यहाँ V1 V2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ के पार्ट को रब कर दिया, फालतू आपका उतना दिमाग खराब करके क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है ये चीज आपने समझ रखी थी। अब जो फाइनल जो इक्वेशन यहाँ पर बन रहा है लाइट का वो क्या बन रहा है वो चीज आप समझिए। जब मीडियम 1 जो एयर है, तो अगर मीडियम 1 एयर है तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में है c, उसे मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम is c, okay, and speed of light in the medium 2 be v। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर v माना था ना उसी तरीके से v मान लेते हैं। मीडियम 1 जो कि एयर है उसमें हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c मान ले रहे हैं, और मीडियम 2 जो कि कुछ भी मीडियम हो सकता है, ग्लास या फिर आपका ये वाटर भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग मान लेते हैं कि वो b हो रहा है। ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट जो v से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर n जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं उसे हम लोग मान लेते हैं nm। ठीक है, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं तो nm। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेफरेंस टू मीडियम 1 ये V1 by V2 हो जाता है। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो यहाँ पर मीडियम 1 एयर है, तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 जो कि एयर है, तो हम लोगों ने एयर वाला का क्या डिनोट किया था, यहाँ पर हम लोगों ने c माना था, तो c। ओके, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, मीडियम 2 में, तो मीडियम 2 का हम लोगों ने क्या माना था, v माना था, तो v। ओके, तो ये फाइनल इक्वेशन हम लोगों को मिल गया बच्चों, n इज इक्वल टू c बाई v। ओके, ये एनसीईआरटी में ये जो इक्वेशन है दिया हुआ है, और ये जो डेरिवेशन है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ढूंढते रहते हैं कि ये किस तरीके से डिराइव होगा, कैसे ये आया, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एनसीईआरटी बुक के इस पूरे एक्सप्लेनेशन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज फाइनली लास्ट यहाँ पर आप सुनते जाइए बच्चों, आप भी सोच रहे होंगे कि सर कितना दिमाग खराब कर रहे हैं। एक चीज आप लास्ट समझते जाइए जो कि इसी से रिलेटेड है, अब उसके लिए अलग तो टॉपिक मैं वीडियो में नहीं बनाऊंगा ना, इसीलिए समझते जाइए। अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें मीडियम 1 जो है वो नेसेसरी एयर है, ठीक है,
वो नेसेसरी अगर एयर हो जाएगा, जैसे ये मीडियम 1 जो है वो एयर हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलेंगे ना, इसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मीडियम 1 जो है ये एयर है, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोल देंगे, देखिए यहाँ पर एयर है, ठीक है, ये मीडियम 1 जो है ये हम लोग मान लेते हैं कि मीडियम 1 जो है ये एयर है, तो हम लोग बोलेंगे इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, जब मीडियम 1 एयर होता है ना बच्चों, तो हम लोग इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म यूज होता है ना, मेनली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म यूज होता है ना बच्चों, वो इसी के लिए होता है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में देखिए, आपको देखा होगा, आपने नोट्स बनाया होगा अभी, तो क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट इन द मीडियम। ओके, तो यहाँ पर अगर मीडियम 1 जो एयर है ना, तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है। जैसे इस चीज को आप लोग कैसे समझ सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स के आप लोगों के अलग अलग नेम्स है, ठीक है, लेकिन आप सभी लोगों को एक ये में क्या बोला जाता है, स्टूडेंट्स बोला जाता है। अगर स्टूडेंट बोल दिया तो कहने का मतलब है कि हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये स्कूल में पढ़ता है या फिर ये ट्यूशन में पढ़ता है, ये कोचिंग में पढ़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टूडेंट है। उसी तरीके से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड का यूज कर दिया गया तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये मीडियम 1 जो है उसका एयर होगा, ठीक है, इसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। अब इसके बाद एक और टर्म आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कब यूज होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कब यूज होती है, ये यूज होती है जब मीडियम 1 और मीडियम 2 जो है ना वो कुछ भी है, ठीक है, नॉट नेसेसरी एयर। ओके, जरूरी नहीं कि वो एयर ही हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, ग्लास हो सकती है, वाटर हो सकती है, ठीक है, डायमंड जैसी कोई चीज हो सकती है। तो मीडियम 1 जो है वो कुछ भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो जाने दो, जो है वो रहने दो। जिस तरीके से आपको मम्मी डांटते रहती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसी तरीके से ये भी जो है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम 1 में कुछ भी हो, मीडियम 2 में कुछ भी हो, जब मीडियम 1 और मीडियम 2 एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो इसका मतलब इसे बोला जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसमें दोनों में कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन जब एयर रहती है मीडियम 1 में कि हाँ वो एयर ही है, एकदम एयर ही है, तब उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, तो बच्चों आई होप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, और उसे मैंने बहुत ही इजीली तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इसी तरीके से आप और भी क्लास 10th और क्लास 9th के टॉपिक्स को आप समझना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक्स को भी समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को करते जाइए लाइक। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आपको इतने से क्या समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होगा। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में एज अ होमवर्क लिख करके आप जरूर दीजिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।